ठीक है। ओके, चलिए तो ये सेट नंबर कौन सा है? 30। 30वां है ना? ठीक है, चलो सेट नंबर 30। तो सेट नंबर 30 में उत्तराखंड के क्वेश्चन डिस्कस करते हैं। तो देखो पहला प्रश्न है आपके सामने कि उत्तराखंड के संदर्भ में सर्वाधिक विकास खंड वाला जिला निम्नलिखित में से कौन है? तो बताओ कौन सा है इनमें से? पौड़ी गढ़वाल, देहरादून, उत्तरकाशी या आपका अल्मोड़ा। तो कौन सा है इनमें? कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। देखो सबसे ज्यादा जो विकास खंड है वो कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। कहाँ पर है? पौड़ी गढ़वाल में। सबसे ज्यादा विकास खंड कहाँ पे? पौड़ी गढ़वाल में है। और पौड़ी गढ़वाल में कुल विकास खंडों की अगर बात करें तो कितने विकास खंड है पौड़ी गढ़वाल में? 15 विकास खंड है। कितने विकास खंड है? 15 विकास खंड है। वहीं अगर देहरादून में बात करें तो देहरादून में कितने विकास खंड है? 6 विकास खंड है। उत्तरकाशी में बात करें तो उत्तरकाशी में भी कितने विकास खंड है? कुल 6 विकास खंड है। और वहीं अगर अल्मोड़ा की बात करें तो अल्मोड़ा में कितने विकास खंड है? 11 विकास खंड हो जाएंगे। ठीक है, जिनको हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक भी कहते हैं। जैसे एक जिला कई ब्लॉक और तहसील में क्या रहता है? डिवाइड रहता है। राइट, चलिए। और वर्तमान में अगर बात करें तो हमारे उत्तराखंड में कुल जो ब्लॉक हैं वो कितने हैं? 95। ठीक है, कुल ब्लॉक कितने हैं? 95। यानी टोटल जो विकास खंड है वो 95 है। और तहसील की बात करें तो तहसील कितनी है? तो तहसील लगभग 110 के अराउंड। और देखो तहसील जो है वो बनती रहती है आपकी, तो ये नंबर बढ़ता जाता है। वहीं आपने विकास खंड देखा होगा तो विकास खंड में लगभग लगभग ना के बराबर क्या होता है? परिवर्तन होता है। ठीक है, ऐसा क्यों होता है? अब एक चीज समझ में नहीं आई कि भाई ये तहसील, जब हमने तहसील में डिवाइड कर रखा है तो फिर हमें विकास खंड में डिवाइड करने की जरूरत क्या है किसी जिले को? है ना? तो ऐसी क्या जरूरत पड़ेगी? तो देखो विकास खंड का जो विकास खंड होता है ना वो जनरली कौन बनाता है? केंद्र सरकार बनाती है। पहले के टाइम पे क्या होता था कि जैसे सरकार ने बजट भेजा तो फिर ये कई लोगों से होते हुए तब जाके गांव तक पहुंचता था। फिर केंद्र सरकार ने कहा कि एक काम करते हैं ना, सीधे विकास खंड को ही पहुंचा देते बजट। तो उससे क्या होगा? ये बीच का जो मैटर होगा वो जल्दी क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। और जो टोटल हमने जो पैसा पहुंचाया है या भेजा है वो डायरेक्ट क्या हो जाएगा? आपका धरातल पे क्या हो जाएगा? उसका यूज हो जाएगा। ठीक है, तो विकास खंड जनरली केंद्र बनाती है और आपकी जो तहसील है वो कौन बनाती है? राज्य सरकार बनाती है। ठीक है, चलो तो इसीलिए क्योंकि केंद्र बहुत जल्दी इसमें चेंज करेगा नहीं, जो बना दिए वो बना दिए, है ना? तो इसलिए आपको 95 दिखते हैं और तहसील आपकी बढ़ती जाती है। राइट, चलिए। तो देखो इनके हिसाब से सबसे ज्यादा पौड़ी गढ़वाल में, फिर आपका देहरादून में, फिर उत्तरकाशी और आपका कहाँ? अल्मोड़ा में कितना है? 11 विकास खंड है। वहीं अगर इन जिलों में तहसीलों की बात करें तो पौड़ी गढ़वाल में कितनी तहसील है? तो पौड़ी गढ़वाल में कितनी तहसील है? 12 तहसील है। कितनी तहसील है? 12 तहसील है। देहरादून में कितनी तहसील है? 7 तहसील है। वहीं अगर उत्तरकाशी की बात करें तो उत्तरकाशी में कितनी तहसील है? 6 तहसील है। और अल्मोड़ा में कितनी तहसील है? 12 तहसील है। तो ये आपका तहसील का डाटा है और ये वाला किसका है? ये ब्लॉक का डेटा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात? पौड़ी में जैसे कई सारे, देखो इस क्वेश्चन का आंसर कौन सा है? पौड़ी गढ़वाल। सबसे ज्यादा किसमें दिख रहा है आपको? पौड़ी को में दिख रहा है। पौड़ी में अगर हम ब्लॉक्स की बात करें तो कौन कौन सी ब्लॉक है? जैसे आपने थली सैंड सुना होगा, कलजी खाल सुना होगा, पाबो सुना होगा, कोट, जौहरी खाल, द्वारी खाल, पोखड़ा, नौनी डांडा। ठीक है, ऐसे पौड़ी हो गया। तो ये क्या है? आपके प्रमुख विकास खंड है कहां पर? पौड़ी गढ़वाल। नेक्स्ट अगला प्रश्न आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत कब हुई थी? तो कब हुई थी उत्तराखंड में नगरीय स्वायत्त शासन प्रणाली की शुरुआत? तो ये हुई थी 1916 में। हालांकि आप क्या याद रखेंगे कि 1916 में उत्तराखंड तो था नहीं। राइट, 1916 में इस क्षेत्र को क्या बोलते थे? कुमाऊं कमिश्नरी कहा जाता था। या आपका ज्यादा से ज्यादा गढ़वाल डिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। ठीक, 1916 में पहली बार क्या आता है कि जो आपकी अंग्रेज होती है वो उत्तर प्रदेश में क्या लेके आती है? एक नगर से संबंधित एक एक्ट लेके आती है। और इसी एक्ट को क्या कहा जाता है? संयुक्त प्रांत। क्या कहा जाता है? संयुक्त प्रांत टाउन टाउन एरिया एरिया अधिनियम
संयुक्त प्रांत टाउन एरिया अधिनियम ये कब लाया जाता है? 1916 में लाया जाता है। और ये क्यों लाया गया था कि किस तरीके से जो शहर वाला इलाका है या नगर वाला इलाका है कि वहां पे किस तरीके से शासन किया जाए या वहां पे सरकार कैसी बनेगी। जैसे शहरों में क्या होते हैं, मेयर होते हैं, महापौर होता है, पार्षद होता है, ठीक है। तो हालांकि ये व्यवस्था किसने शुरू कर दी थी? अंग्रेजों ने शुरू कर दी थी। और हम उस टाइम पे कहाँ होते थे? संयुक्त प्रांत के अंदर आते थे। उत्तराखंड किसके अंदर आता था? संयुक्त प्रांत के अंदर आता था। तो अगर संयुक्त प्रांत यानी उत्तर प्रदेश में हो रहा है तो ऑब्वियसली बात है उत्तराखंड में भी हो जाएगा, ठीक। इसके बाद अगर हम नगरीय स्वशासन की बात करें तो भारत में नगरीय स्वशासन को संवैधानिक दर्जा कब दिया गया? कब दिया गया संवैधानिक दर्जा? तो ये संवैधानिक दर्जा दिया गया किसके द्वारा? 74वां संविधान संशोधन, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम कब? 1992 में, 1992 में क्या किया गया? संसद के द्वारा एक एक्ट लेके आई, और ये एक्ट कौन सा था? एक अमेंडमेंट एक्ट लेके आई, 74वां संविधान संशोधन अधिनियम। इसके द्वारा जो नगरीय स्वशासन है उसको क्या मिला गया? क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका ये मतलब है कि अब पूरे भारत में जहां जहां आपके क्या होंगे? नगर होंगे, वहां पे क्या होगा? नगरीय स्वशासन की स्थापना की जाएगी। नगरीय स्वशासन का मतलब है कि नगरों में भी क्या होगी? अपनी सरकार होगी। जैसे पंचायत होते हैं, ठीक है। 73वां संविधान संशोधन अधिनियम किससे संबंधित था? ये पंचायत से संबंधित था। यहाँ पे पंचायतों को क्या दिया गया? संवैधानिक दर्जा दिया गया। इसका मतलब क्या है कि पंचायतों में भी अर्थात गांव में भी क्या होगी? लोगों की अपनी सरकार होगी। ये तो है पंचायत का मतलब। नगरीय स्वशासन का मतलब यही है कि नगरों में लोगों की क्या होगी? अपनी सरकार होगी। जैसे राज्य और केंद्र में सरकार होती है ना, ऐसे सरकार नगर में भी होगी और ऐसे सरकार आपके ग्राम लेवल पे भी होगी। तो जो ग्राम लेवल पे हम सरकार बनाते हैं तो उसी को पंचायत कहते हैं, और जब नगर लेवल पे सरकार बनाई जाती है तो उसको क्या बोला जाता है? नगरीय स्वशासन कहा जाता है, या इसी को संविधान में नाम दिया गया क्या? नगर पालिकाएं। क्या दिया गया? नगर पालिकाएं दिया गया। अब देखो संविधान में हम एक नई चीज अगर जोड़ रहे हैं तो हमें एक नया टॉपिक भी बनाना पड़ेगा, एक नया अध्याय बनाना पड़ेगा। और संविधान में जो अध्याय होता है उसी को क्या बोलते हैं? भाग कहते हैं। आपने सुना होगा भाग 1, भाग 2। तो ऐसे हमने संविधान में एक नया भाग जोड़ा। कौन सा? भाग 9। अब क्योंकि भाग 9 तो पहले से ही था, और ये कौन सा था? पंचायत। तो इसलिए हमने भाग 9A जोड़ा, भाग 9A। तो अगर आपको संविधान में ये चेक करना है कि नगर पालिकाएं कहाँ है, यानी कि नगर स्वशासन कहाँ है, तो फिर आपको ये भाग 9A में मिलेगा। इसके अलावा क्या किया गया कि संविधान की जो अनुसूची वाली टेबल है, अनुसूची है ना, कितनी अनुसूची है? टोटल 12 अनुसूची है। तो संविधान में इससे पहले 11 अनुसूची हुआ करती थी, तब एक और अनुसूची जोड़ी गई, ठीक है। और ये कौन सी जोड़ी गई? 12वीं अनुसूची, 12वीं अनुसूची। और इसी 12वीं अनुसूची में नगर पालिका से या आपका क्या नगरीय स्वशासन से संबंधित कितने विषय जोड़ेंगे? 18 विषय जोड़ेंगे। यानी कि नगरीय स्वशासन कैसे काम करेगा, किस तरीके से इसका गठन होगा, ठीक है। तो इससे संबंधित 18 विषय संविधान की 12वीं अनुसूची में 18 विषय को क्या किया गया है? जोड़ा गया है। क्लियर इतनी बात? चलो नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाते हैं। और अगला प्रश्न है, उत्तराखंड लोकायुक्त के संदर्भ में निम्न कथनों में से सही कथन का चुनाव करना है। तो करिए सही कथन का चुनाव। देखो सबसे पहले किसके बारे में बात हो रही है? लोकायुक्त के बारे में बात हो रही है। और लोकायुक्त क्या है? क्या है लोकायुक्त? तो लोकायुक्त क्या है? भ्रष्टाचार को रोकने के लिए क्या है? एक संस्था बनाई गई है। जैसे क्या आपका, जैसे कौन कौन सी संस्थाएं? कई सारी संस्थाएं ना, ठीक है, भ्रष्टाचार को रोकने के लिए। कौन कौन सी? जैसे सीबीआई का गठन किया गया है। किस लिए किया गया? ताकि जिसमें भ्रष्टाचार के आरोप हैं उस पर क्या किया हो सके? कार्यवाही हो सके। ऐसे कई ईडी है, कई सारी ऐसी चीजें हैं, ठीक है। तो ऐसे हमारे पास क्या है? एक लोकायुक्त है, ठीक है। तो सबसे पहले जो लोकायुक्त है, लोकायुक्त के बारे में कुछ यहाँ पे कथन दे रखे हैं। तो जैसे पहला कथन है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक राज्य विधानसभा द्वारा 1 नवंबर 2011 को पारित किया गया। तो क्या ये बात सही है? तो बिल्कुल सही है कि उत्तराखंड लोकायुक्त विधेयक जो है वो राज्य विधानसभा में 1 नवंबर 2011 को क्या होता है? पारित होता है। ये बात बिल्कुल सही है। इसके साथ ये भी आपको ध्यान रखना है कि लोकायुक्त विधेयक पारित करने वाला उत्तराखंड देश का पहला राज्य नहीं, देश का पहला राज्य था, ठीक है। तो देश का प्रथम राज्य,
देश का प्रथम राज्य, यानी कि देश का पहला जो राज्य हुआ वो कौन हुआ? उत्तराखंड हुआ, जिसने अपने यहाँ पे लोकायुक्त विधेयक पारित किया है। लोकायुक्त और लोकपाल के बारे में आप जानते होंगे, ये भ्रष्टारोधी क्या है, भ्रष्टाचार रोधी क्या है, आपकी संस्थाएं हैं। ठीक है, तो देश में सबसे पहले कहां पे होता है? उत्तराखंड में, तो यानी कि ये बात बिल्कुल सही है। उसके अलावा बात करें कि राज्य का मुख्यमंत्री लोकायुक्त के जांच की सीमा में नहीं आता है, तो ये बात बिल्कुल गलत है। लोकायुक्त बनाया है इसलिए है कि ताकि जो बड़े बड़े अधिकारी हैं और जो बड़े बड़े राजनेता हैं, मुख्यमंत्री, सब इसके क्या आने चाहिए? दायरे में आने चाहिए। ठीक है, तो यानी कि ये बात बिल्कुल गलत हो जाएगी, मुख्यमंत्री भी इसके दायरे में आता है। उसके बाद तीसरा है कि मंत्री तथा विधायक इसके जांच के दायरे में आते हैं, तो ये बात बिल्कुल सही है, इसीलिए तो बना रहे हैं इसको। ठीक है, और अगला है कि आईएएस स्तर के अधिकारी को जांच सीमा से बाहर रखेंगे। ये बात तो कैसे हो जाएगी जब जांच के अंदर आपका मुख्यमंत्री मंत्री तक आ रहा है, तो फिर आईएएस अधिकारी कौन सी बड़ी बात होगी, है ना? आईएएस तो फिर मंत्रियों के सामने कुछ भी नहीं होता है ना? चलो, तो यानी कि ये बात बिल्कुल आपकी क्या हो जाएगी? गलत हो जाएगी। तो कोई ऐसा ऑप्शन है जिसमें 1 और 3 सही हो? ऐसा कोई ऑप्शन है? तो कौन सा ऑप्शन है? डी वाला बिल्कुल सही है, राइट। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है 24वां, और 24वां प्रश्न क्या है कि चंपावत के बालेश्वर मंदिर से प्राप्त अभिलेख किस शासक से संबंधित है? तो किस शासक से संबंधित है? तो यह आपके क्राचल्य देव से संबंधित है। तो चंपावत का जो बालेश्वर मंदिर है ये क्राचल्य देव से संबंधित है। और बालेश्वर मंदिर की बात करें तो ये किसको समर्पित है? किस भगवान को समर्पित है? शिव भगवान को समर्पित है ना? शिव भगवान के बारे में सीधा सीधा जहां जहां क्या आ जाए? स्वर आ जाए, जहां जहां स्वर आए तो वो किससे संबंधित होगा? वो भगवान शिव से संबंधित मंदिर होगा, है ना? ऐसे हमारे उत्तराखंड में कई सारे मंदिर है, जैसे कमलेश्वर मंदिर है, विरणेश्वर मंदिर है, ठीक है, ऐसे आपका बालेश्वर मंदिर हो गया, ठीक है। तो कई सारे आपके क्या है? शिव मंदिर, तो जहां स्वर आ जाएगा वो शिव के मंदिर हो जाएंगे, राइट। चलो जी, अगला प्रश्न कहां पे है बालेश्वर मंदिर? चंपावत में है, राइट। चलो जी, नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। जब गोरखाओं और अंग्रेजों के मध्य युद्ध प्रारंभ हुआ तो उस समय भारत में अंग्रेज गवर्नर जनरल कौन था? तो कौन था भाई? जब अंग्रेजों और गोरखाओं के बीच में युद्ध का प्रारंभ हुआ था तो उस टाइम पे अंग्रेजों का गवर्नर कौन था? कौन था उस टाइम पे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। लॉर्ड हेस्टिंग उस टाइम पे बंगाल के गवर्नर जनरल हुआ करते थे। इसका मतलब ये है कि अंग्रेजों का जो मेन, जो सबसे बड़ा अधिकारी था, या जिसके नेतृत्व में वो भारत पे क्या कर रहे थे? शासन कर रहे थे, उस टाइम पे यहाँ का सबसे बड़ी पोस्ट को क्या बोलते थे? गवर्नर जनरल ऑफ बंगाल कहते थे, ठीक है। तो उस टाइम पे कौन थे? लॉर्ड हेस्टिंग्स। तो इन्हीं के नेतृत्व में तो युद्ध हुआ, ठीक है। अब मैंने आपको ये कई बार भी बता चुका हूं, तो जैसे देखो ये बंगाल है इधर, तो यानी अंग्रेज, मेन अंग्रेज कहां बैठते थे? बंगाल में बैठते थे उस टाइम तक, क्योंकि बंगाल उस टाइम पे ईस्ट इंडिया कंपनी की क्या हुआ करती थी? राजधानी हुआ करती थी। दिल्ली तो बाद में शिफ्ट हुई ना, पहले कहां पे थे? आपका बंगाल में था। अब देखो गोरखा जो है, जो गोरखा लोग होते थे ना, क्योंकि उत्तर प्रदेश भी उस टाइम तक किसके अंडर आ चुका था? अंग्रेजों के अधीन आ चुका था। अब गोरखाओं ने गोरखपुर में, गोरखपुर कहां पे पड़ता है? उत्तर प्रदेश में पड़ता है। तो गोरखपुर में एक प्रांत पड़ता है जिसका नाम क्या है? बुटवल प्रांत। बार बार जो गोरखा हो बुटवल प्रांत पे क्या करते थे? अटैक करते थे, और उस क्षेत्र को क्या करते थे? अधिकार कर लेते थे, जबकि वो किसके पास हुआ करता था? अंग्रेजों के पास हुआ करता था। अब अंग्रेज बार बार इस बात से परे, फिर ये गोरखों को हराते, फिर से बाद में गोरखा आते, फिर से उस पर अधिकार कर लेते। अब जब अंग्रेज बार बार परेशान हुए तो तब 1 नवंबर, तब कब? 1 नवंबर 1814 ईस्वी को जो बंगाल का गवर्नर जनरल था, कौन? लॉर्ड हेस्टिंग्स, तो इसने गोरखों के विरुद्ध क्या कर दी? युद्ध की घोषणा कर दी, ठीक है। क्या कर दी? युद्ध की घोषणा करी। और जब इसने युद्ध की घोषणा करी तो अब ये गोरखों पे अटैक करेंगे। लेकिन अंग्रेज जब अटैक करते हैं ना तो बड़े प्लानिंग से करते हैं, ऐसे नहीं क्या सीधे है जैसे गांव में नहीं जाते चलो अरे मारने है ना सब चलेगी, ऐसे ऐसे नहीं, कैसे? प्लानिंग से जाएंगे, ठीक है। क्योंकि इनको पता है कि भाई गोरखे भी खतरनाक होते हैं, ऐसे थोड़ी कि गोरखे डरपोक कौम नहीं है, गोरखा कैसी है? साहसी कौम है, ठीक है। और तो इन्होंने क्या किया, अगर हमें गोरखों पे अटैक करना है तो देखो उस टाइम पे गोरखों का बहुत बड़ा क्षेत्र हुआ करता था। मान लो जैसे ये वर्तमान नेपाल है, ठीक है, इधर आपका उत्तराखंड है और इधर आपका क्या हो जाएगा? हिमाचल प्रदेश हो जाएगा। यही तो है वर्तमान स्थिति। तो उस टाइम पे ये क्षेत्र भी गोरखाओं के अधीन था, उत्तराखंड भी गोरखाओं के अधीन था, और ये वाला हिमाचल प्रदेश का जो पश्चिमी क्षेत्र था वो भी गोरखाओं के अधीन था। तो इस पूरे क्षेत्र पे गोरखाओं का क्या हुआ करता था? राज हुआ करता था।
जब इसने युद्ध की घोषणा करी तो इसने सोचा कि ऐसा तो है नहीं कि हम एक जगह ही सारी सेना भेजेंगे, अगर एक जगह सेना भेजेंगे तो उससे बेकारी होगा, है ना, फिर यहाँ कैसे, फिर यहाँ कैसे, तो इसने सोचा कि चारों तरफ हम एक साथ क्या करेंगे, अटैक करेंगे। तो फिर इसने यहाँ पे 4 सेना बनाई। कितनी सेनाएं? 4 सेनाएं। 22,000 की सेना खड़ी करी किसने? लॉर्ड हेस्टिंग्स ने। और इस 22,000 की सेना को इसने 4 भागों में डिवाइड किया। एक सेना इसने कहां भेजी? इधर, कहां? जो मेन नेपाल है। कहां? नेपाल की राजधानी कहां हुआ करती थी? काठमांडू। तो इसने मेन काठमांडू पे अटैक करने के लिए एक सेना इधर भेज दी, इसी 22,000 में से। ठीक है, जैसे मान लो 10,000 की सेना इधर भेज दी काठमांडू। और यहाँ का नेतृत्व करने के लिए किसको दिया था? किसको दिया था नेतृत्व करने के लिए? किसको? मेजर जनरल मॉर्ले। ठीक है, काठमांडू पे अटैक करने के लिए मेजर जनरल को क्या भेजा? काठमांडू भेजा। यानी मेजर जनरल मॉर्ले के नेतृत्व में काठमांडू पे अटैक करने के लिए एक सेना भेजी। दूसरी सेना, जहां विवाद चल रहा था, विवाद कहां चल रहा था? गोरखपुर में, बुटवल प्रांत, गोरखपुर में। और गोरखपुर में जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई उसका नाम क्या था? जेएस वुड। उसका नाम क्या था? जेएस वुड था, मेजर जनरल जेएस वुड। उसके बाद तीसरी सेना, क्योंकि इसी टाइम पे गढ़वाल से भी निमंत्रण आ चुका था अंग्रेजों को कि गोरखाओं पे आप अटैक करिए। किसका निमंत्रण गया था? सुदर्शन शाह का। तो तब अंग्रेजों ने अपनी 22,000 में से एक सेना इधर भेज दी, है ना। और यहाँ पे गढ़वाल पे अटैक करने के लिए जिस मेजर जनरल के नेतृत्व में भेजा गया उसका नाम क्या था? मेजर जनरल जिलेप्सी। उसका नाम क्या था? मेजर जनरल जिलेप्सी। और उसके अलावा पश्चिम में अटैक करने के लिए, यानी कि सिरमौर वाले क्षेत्र पे अटैक करने के लिए जिसके नेतृत्व में सेना भेजी गई उस अधिकारी का नाम क्या था? तो उसका नाम था मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। उसका नाम क्या था? मेजर जनरल ऑक्टरनॉली। ठीक है, तो देखो ये बात आपको याद रखनी है, ये चारों आपको अधिकारी याद रखने हैं कि किसके नेतृत्व में कहां भेजा गया था। ठीक है, तो काठमांडू पे अटैक करने के लिए मॉर्ले के नेतृत्व में, गढ़वाल पे अटैक करने के लिए किसके नेतृत्व में? जिलेप्सी के नेतृत्व में, गोरखपुर पे अटैक करने के लिए जेएस वुड, और वहीं सिरमौर या जो आपका पश्चिमी कौन सा यमुना तट है इस वाले क्षेत्र पे अटैक करने के लिए किसको? ऑक्टरनॉली को भेजा गया था। ठीक है, तो इतनी बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। तो कौन सा आंसर था आपका? लॉर्ड हेस्टिंग्स। अगला प्रश्न आ जाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का प्रचार सर्वाधिक किसके समय पे हुआ था? तो किसके समय पे हुआ था बौद्ध धर्म का सर्वाधिक प्रचार? बताओ किसके समय पे हुआ था? खसों के समय पे हुआ था। कुमाऊं क्षेत्र में बौद्ध धर्म का जो सर्वाधिक प्रचार हुआ था वो किसके समय पे हुआ था? खसों के समय हुआ था। ठीक है, खस हमारे उत्तराखंड में काफी लंबे समय तक खसों ने क्या किया है? राज किया है। ठीक है, और इसके अलावा देखो नागों की बात करें तो जो नाग वंश है उत्तराखंड में, एक वंश नाग वंश भी था जिसने उत्तराखंड पे क्या किया है? कुछ समय तक शासन किया है। नाग वंश की जो जानकारी मिलती है हमें कहां से मिलती है? तो गोपेश्वर में कौन सा है? कौन सा अभिलेख है? गोपेश्वर में कौन सा लेख है? त्रिशूल लेख। गोपेश्वर का त्रिशूल लेख। गोपेश्वर के त्रिशूल लेख में नाग राजाओं के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और ये नाग राजा हुए कौन कौन हुए? एक हुआ है स्कंद नाग, ठीक है, और गणपति नाग। एक था आपका कौन सा? स्कंद नाग। एक कौन था? गणपति नाग हो जाएगा। एक आपका कौन सा हो जाएगा? विभु नाग हो जाएगा। स्कंद नाग, गणपति नाग, और एक कौन सा आपका? विभु, और एक आपका कौन सा है? अंशु नाग। तो यहाँ पे 4 नाग राजाओं के बारे में क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और इनमें से ऐसा माना जाता है कि जो सबसे शक्तिशाली राजा हुआ करता था वो कौन सा था? गणपति नाग था। इसके अलावा नाग वंश के बारे में जानकारी कहां मिलती है? कहां से मिलती है? उत्तर काशी में कौन सा? बाड़ाहाट त्रिशूल लेख। उत्तर काशी का जो बाड़ाहाट त्रिशूल लेख है, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख, बाड़ाहाट त्रिशूल लेख से भी क्या मिलती है? जानकारी मिलती है। और यहाँ पे 2 राजाओं की जानकारी मिलती है। एक कौन थे? गणेश्वर, एक का नाम था क्या? गणेश्वर, ठीक है, और एक का नाम क्या था? गुह। दूसरा कौन सा था? गुह था। ठीक है, चलो, तो ये बात आपको क्या रखनी है? याद रखनी है। बाकी कुड़िंद के बारे में मैं कई बार बता चुका हूं, है ना। कुड़िंद को अलग अलग साहित्यों में अलग अलग नाम से जाना गया है। जैसे महाभारत में इनको क्या कहा गया है? महाभारत में कुड़िंदों को क्या कहा गया है? द्विज कहा गया है। और वहीं कुड़िंद राजाओं को क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। क्या कहा गया है? द्विज श्रेष्ठ कहा गया है। इसके अलावा कुड़िंदों की जो सिक्के मिले हैं, ठीक है, इनके सिक्कों को 3 भागों में क्या किया गया? डिवाइड किया गया है। एक अल्मोड़ा प्रकार के सिक्के, दूसरा कौन सा हो जाएगा?
छत्रेश्वर प्रकार के सिक्के और तीसरा अमोदभूति प्रकार के सिक्के। बाकी किरात देखो, कोल के बाद कौन आए थे? किरात आए थे। सबसे पहले राज्य में कौन आए? कोल। कोल के बाद कौन थे? किरात। और किरात के बाद कौन थे? खस लोग थे। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न पे आ जाओ। अगला प्रश्न, पिथौरागढ़ का उत्तर पूर्वी भूखंड प्राचीन काल में कहलाता था, क्या कहलाता था? उत्तर पूर्वी जो भी भूखंड है, सीरा राज्य कहलाता था। ठीक है, तो जब हमने हिस्ट्री पढ़ी थी तो हिस्ट्री में हमने सीरा राज्य को देखा था। ठीक है, कौन सा राज्य? सीरा राज्य। ऐसे आपका सोर भी हुआ करता था उस टाइम पे, सीरा भी हुआ करता था। राइट, तो पहले क्या कहते थे? इस क्षेत्र को सीरा कहते थे। काली कुमाऊं वाला जो क्षेत्र है वो आपका कौन सा है? चंपावत वाला जो क्षेत्र है उसको काली कुमाऊं कहा जाता है। और वहीं डोटी, डोटी किसे कहा जाता था? तो डोटी कहा जाता था किसको? नेपाल को। नेपाल को पहले क्या कहते थे? डोटी कहते थे। इसीलिए आपने सुना भी होगा नेपालियों को क्या कहते हैं? डोटियाल भी कहते हैं। सुना है आपने ऐसे? डोटियाल नहीं सुना है? ठीक है, तो इसीलिए तो बोलते हैं डोटियाल, क्योंकि पहले नेपाल को क्या कहते थे? नेपाल नहीं कहते थे, पहले क्या कहते थे? डोटी कहते थे। तो इसलिए क्या कहा जाता था? इसलिए क्या कहा जाता है? डोटियाल भी कहा जाता है। ठीक, चलो अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट क्वेश्चन आ जाते हैं, जौनसार क्षेत्र में कितने सयाना क्षेत्रों को मिलाकर के एक सदर सयाना होता है? तो कितने सयाना क्षेत्रों को मिलाकर के? तो ये आपको क्या रखना है ध्यान? 4। तो 4 सयाना क्षेत्रों को मिलाकर के एक सदर सयाना बनता है। ठीक है, सयाना क्षेत्र आपके ग्राम लेवल पे होता है, सदर सयाना जो है आपके ऐसे अलग अलग सयाना क्षेत्रों को, यानी कि 4 सयाना क्षेत्रों को मिलाकर के क्या बन जाएगा? आपका सदर सयाना बन जाएगा। देखो, जो आपका जौनसार क्षेत्र होता है, यहाँ पे पंचायत को क्या बोलते हैं? खुमरी। क्या कहते हैं? ग्राम लेवल पे जो पंचायत होती है उसको क्या कहा जाता है? खुमरी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? खुमरी कहा जाता है। और खुमरी का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? ग्राम सयाना। क्या बोलते हैं उसको? ग्राम सयाना कहते हैं। राइट, खुमरी से जो ऊपर का जो इकाई होती है उसको क्या बोलते हैं? खत बोलते हैं। क्या बोलते हैं? खत बोलते हैं। और खत का जो हेड होता है उसको क्या बोलते हैं? खत सयाना। क्या बोलते हैं उसको? खत सयाना कहा जाता है। राइट, चलिए बाकी जो जौनसार क्षेत्र है ये किस जनपद में है? कौन सा जनपद है? देहरादून जनपद में। देहरादून जनपद में अगर आपसे ये पूछा जाए किस दिशा में है जौनसार क्षेत्र, तब कैसा आंसर होगा आपका? उत्तरी क्षेत्र होगा ना, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट प्रश्न आ जाओ। शुरू हो गई। चलो, अब प्रश्न संख्या है कौन सा? 29। और 29वां प्रश्न क्या है? तो ये है आपका कि निम्नलिखित में से किस राज्यवंश की सीमाओं के संदर्भ में कहा गया है कि उत्तर में तिब्बत और कैलाश, दक्षिण में कठेर, पश्चिम में कौन सा हो जाएगा? सतलज नदी, और पूर्व में गंडकी नदी तक विस्तृत है। तो ये कौन सा वाला है आपका? ये हो जाएगा आपका कार्तिकेयपुर वंश। ठीक है, कौन सा? कार्तिकेयपुर राज्य। तो कार्तिकेयपुर राज्य अपने टाइम पे है ना बहुत बड़ा राज्य हुआ करता था। ठीक, यानी कि देखो जब परमार और चंद आएंगे ना, उत्तराखंड का डिवीजन तब होगा, उससे पहले थोड़ी था। उससे पहले तो पूरे क्षेत्र पे कौन थे? आपके कार्तिकेयपुर वाले थे। इवन आपका हिमाचल प्रदेश, नेपाल वाला क्षेत्र भी किसके अधीन आता था? कार्तिकेयपुर वालों के अधीन आता था। ठीक है, कार्तिकेयपुर वंश की अगर बात करें तो देखो कार्तिकेयपुर वंश के बारे में क्या क्या चीजें आप याद रखोगे। तो सबसे पहले ऐसा माना जाता है कि इसकी स्थापना लगभग लगभग कब? 700 ईस्वी के आसपास, और इसने 1050 ईस्वी तक क्या किया? उत्तराखंड में शासन किया। ये वंश रहा। ठीक है, 700 से लेकर के 1050 ईस्वी तक। कार्तिकेयपुर वंश की हमें जानकारी कहाँ से मिलती है? तो हमें इनके क्या मिले हैं? कुछ अभिलेख मिले हैं, कुछ ताम्रपत्र मिले हैं। ठीक है, और कहाँ कहाँ से मिले हैं? तो सबसे महत्वपूर्ण है जो कौन सा है वो आपका पांडुकेश्वर, पांडुकेश्वर ताम्र अभिलेख। इसके अलावा और कहाँ से मिला है? कंडारा से मिला है। कहाँ से मिला है? कंडारा से मिला है। कंडारा के अलावा कहाँ से मिला है आपका? तो ये आपका बैजनाथ बागेश्वर से मिला है। बैजनाथ बागेश्वर से मिला है। राइट, चलिए जी, पांडुकेश्वर कहाँ है? तो पांडुकेश्वर आपका कहां पर है? चमोली में है। कंडारा कहाँ है? तो कंडारा है आपका कहां पे? ये है आपका रुद्रप्रयाग में। और बैजनाथ कहाँ हो जाएगा? आपका बागेश्वर में। तो ये अलग अलग जगह से इनके क्या मिले हैं? ताम्र अभिलेख मिले हैं, जिससे हमें ये पता चलता है कि उत्तराखंड में एक समय पर
कार्तिकेयपुर राजवंश के लोग भी क्या करते थे, शासन करते थे। ठीक है, जब हमने इन अभिलेखों को पढ़ा तो यहाँ से हमें 14 राजाओं की क्या मिलती है, जानकारी मिलती है। और ऐसा कहा जाता है कि ये जो 14 राजा थे ये 3 परिवार के रूप में इन्होंने क्या किया, उत्तराखंड में शासन किया। ठीक है, इसमें से जो पहला परिवार है, इसमें से जो पहला वाला परिवार है, पहला वाला परिवार कौन सा है, ठीक है, पहले वाला जो परिवार है यहाँ का जो संस्थापक था वो कौन था, बसंत देव। पहला कौन था, बसंत देव हो गया। बसंत देव के बाद जो दूसरा वाला है उसके बारे में जानकारी नहीं मिलती है। क्यों नहीं मिलती है, ऐसा नहीं है कि उसका नाम नहीं है, नाम लिखा हुआ है लेकिन वो नाम अब क्या हो चुका है, मिट चुका है, तो दूसरा वाला नहीं है। तीसरा वाला कौन सा है, तो तीसरा वाला है खरपर देव, पहले परिवार का तीसरा कौन सा, खरपर देव। चौथा कौन सा है आपका, तो चौथा है आपका कौन सा, अधिराज देव। चौथा कौन सा है, अधिराज देव। और पांचवा कौन सा है आपका, त्रिभुवन राजदेव, त्रिभुवन राजदेव। तो ये पहले परिवार के क्या है, राजा हुए। उसके बाद दूसरा परिवार था, और टोटल कितने परिवार थे, 3 परिवार। वहीं अगर दूसरे परिवार के संस्थापक की बात करें तो उसका नाम क्या था, निम्बर देव। उसका नाम क्या था, निम्बर देव। दूसरा कौन सा था, इष्टगण देव, इष्टगण देव। और तीसरा कौन सा था, ललित सूरदेव, ललित सूरदेव। और चौथा राजा कौन सा था, तो चौथा था कौन सा, भूदेव। ठीक है, और ऐसा माना जाता है कि जो ये पांडुकेश्वर अभिलेख है ये किसका है, ये ललित सूरदेव का है। वहीं तीसरे परिवार का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था, सलोणादित्य। उनका नाम क्या था, सलोणादित्य। ठीक है, तो तीसरे परिवार का जो संस्थापक था उनका नाम क्या था, सलोणादित्य था। और इसके अलावा जो बाकी राजा थे एक का नाम था इच्छरदेव। ठीक है, एक का नाम क्या था, देसठ देव। कौन सा हो जाएगा, इच्छरदेव, देसठ देव। और देसठ देव के अलावा नेक्स्ट आपका कौन सा है, कौन सा है, पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव। पद्मदेव और सुभिक्ष राजदेव, सुभिक्ष राजदेव। ठीक है, अब तो देखो ये याद हो जानी चाहिए क्योंकि मैं पिछले लगभग 2-3 पेपर में ये बता चुका हूं। ठीक है, तो पहले परिवार के संस्थापक बसंत देव, दूसरे परिवार के निम्बर देव और तीसरे परिवार के सलोणादित्य हो जाएंगे। देखो पहले परिवार में कुल कितने राजा हुए हैं, 5। दूसरे परिवार में कितने हुए, 4। और तीसरे परिवार में कितने हुए, 5। तो टोटल कितने हुए, 14 हो गए। राइट, चलिए नेक्स्ट प्रश्न आ जाते हैं। अगला प्रश्न है, वैदिक कालीन उत्तराखंड में किस जन का शासन था। तो वैदिक कालीन उत्तराखंड में कौन सा था, तित्सु जन का क्या हुआ करता था, शासन हुआ करता था। अगला प्रश्न है, निम्न में से कौन सा गढ़वाल के 52 गढ़ों में सम्मिलित नहीं है। तो कौन सा नहीं है, 52 गढ़ों में जो सम्मिलित नहीं है, तो क्या बदानगढ़ है, तो बिल्कुल बदानगढ़ आपका 52 गढ़ों में से था। उसके अलावा चांदपुर गढ़ तो होगा ही होगा ना, क्योंकि चांदपुर गढ़ क्या थी, परमारों की शुरुआती राजधानी थी, है ना। ठीक है, उसके बाद देवलगढ़, बाद में आपको पता है कि जो राजधानी थी वो चांदपुर गढ़ से कहां शिफ्ट हो गई थी, देवलगढ़ में शिफ्ट हो गई थी। तो अब एक ही गढ़ नहीं बचा, कौन सा, एक ही गढ़ बचा, कौन सा, धोनीगढ़। तो ये गढ़ नहीं हुआ करता था। ठीक है, गढ़वाल में कितने गढ़ हुआ करते थे, 52 गढ़, यानी छोटे छोटे 52। एक तरीके से आप ये समझ सकते हैं कि गढ़वाल में 52 राजा हुआ करते थे एक टाइम पे। ठीक है, जब तक गढ़वाल का एकीकरण नहीं हुआ था तो तब तक यहाँ पे 52 राजा होते थे, छोटा छोटा इनका क्या होता है, क्षेत्र होता था। ठीक है, एक टाइम के बाद यहाँ पे परमार वंश का एक राजा है जिसका नाम क्या था, अजयपाल। अजयपाल ने धीरे धीरे इन सभी गढ़ों को जीतना शुरू किया और एक टाइम के बाद इसने टोटल ये 52 गढ़ जीत लिए थे। राइट, तो इसीलिए इस क्षेत्र को, क्योंकि गढ़ थे 52, तो इसीलिए तो इस क्षेत्र को क्या बोलते हैं, गढ़वाल बोलते हैं। ठीक है, गढ़ का मतलब होता है राजा था, उसका छोटा छोटा आपका क्या होता था, क्षेत्र होते थे। ठीक है, तो 52 गढ़ का एकीकरण किसने किया, अजयपाल ने किया है। इसके अलावा और गढ़, जैसे आपका एक गढ़ आपका कौन सा, कंडारागढ़ है। ठीक है, और कौन सा गढ़ है, जैसे आपने सुना होगा उफूगढ़, सुना होगा, फेमस गढ़ था। उफूगढ़ फेमस गढ़ था ना, किसके लिए था, कौन था यहाँ का राजा, कफू चौहान। ठीक है, कंडारागढ़ भी इसलिए फेमस है क्योंकि यहां से क्या मिला है, कार्तिकेयपुर वंश का क्या मिला, यहां से क्या मिला है, ताम्र अभिलेख मिला है यहां से। राइट, चलिए जी नेक्स्ट प्रश्न की अगर बात करें तो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य गीत नहीं है। तो जो लोक नृत्य गीत नहीं है, देखो क्या तांदी लोक नृत्य गीत है, बिल्कुल है। ठीक है, तांदी देखो गाया भी जाएगा तो इसके साथ नृत्य भी किया जाता है। तांदी नृत्य की बात करें तो ये कहां पे होता है, तो ये होता है आपका कौन सा क्षेत्र है, रवाई और जौनपुर क्षेत्र, रवाई एंड जौनपुर क्षेत्र में
तांदी नृत्य किया जाता है। राइट, चलिए रवाई और जौनपुर क्षेत्र। जनरली जो आपका जौनपुर क्षेत्र है ये आपका टिहरी, उत्तरकाशी और देहरादून के लगभग लगभग बीच में पड़ जाता है आपका जौनपुर क्षेत्र। ठीक है, रवाई थोड़ा ऊपर जाओगे तो आपका रवाई क्षेत्र हो जाएगा। दूसरा है थड़िया। थड़िया में कई बार बता चुका हूं कि विवाहित महिला के पहली बार मायके आने पे ये नृत्य किया जाता है। जनरली एक परंपरा है, वैसे तो कभी भी कर लो, क्या ही फर्क पड़ता है ना। इसके अलावा जो थड़िया नृत्य होती है इसमें जो महिलाएं होती हैं, जो बड़े बड़े क्या होते हैं नायक हुए, उन नायकों की वीर गाथा का क्या किया जाता है, गायन किया जाता है। राइट, चलिए जी। वहीं चौफुला नृत्य की बात करें तो चौफुला नृत्य में कई बार बता चुका हूं आप लोगों को। ठीक है, चौफुला नृत्य जनरली तब हुआ करता था जब पति कई टाइम के बाद क्या आता था, घर आता था, गांव में जितनी भी है ना, जितने भी लोग होंगे ना, जितने भी वो सब जब आते थे तो महिलाएं क्या करती थी, महिला और पुरुष मिलकर क्या करते थे, नृत्य करते थे। और इस नृत्य में कितने भाव पाए जाते हैं, 4 भाव। कितने भाव हैं इसमें, 4 भाव। कौन कौन से, एक है रति, हास, अनुनय और आपका मनोहार। ठीक है, किसी पेपर में आया हुआ था। इसके अलावा चौफुला जो है, चौफुला की उत्तराखंड में हमें क्या मिलती है, कुछ शैलियां मिलती हैं। जैसे कौन कौन सा चौफुला, कौन कौन सा, जैसे खड़ा चौफुला, मयूर चौफुला। कौन कौन सा, खड़ा चौफुला, मयूर चौफुला और लालोड़ी चौफुला। ठीक, तो ये चौफुला की 3 शैलियां हमें देखने को मिलती है। देखो चौथा है खुदेड़। तो देखो खुदेड़ गीत में नृत्य नहीं किया जाता है ना। ये कैसे कैसा लगेगा ना, ये तो वैसे भी कॉमन सेंस वाला है ना। अब खुद लग रही नाच रहे हो है ना, अपनी माँ की याद आ रही, रो रहे हैं आप और साथ में नाच भी रहे हो, मजा आ गया वाला है ना। ठीक है, तो ये तो वैसे भी आप कैसे कर सकते थे, है ना, नॉर्मल कॉमन सेंस से कर सकते थे। ठीक है, तो चौथा वाला ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। राइट, तो ये लोक नृत्य गीत नहीं है, खुदेड़ गीत केवल गुनगुनाया जाता है। राइट, चलिए अगला प्रश्न है, उत्तराखंड में किस पंथ ने कदापि अपनी प्रविष्टि दर्ज नहीं कराई, यानी कि कोई इनमें से कौन सा ग्रुप ऐसा है, कौन सा पंथ है जो उत्तराखंड में कभी आया नहीं, तो कौन सा नहीं आया होगा। देखो ये भी नॉर्मल कॉमन सेंस वाला प्रश्न था, नास्तिक पंथ है ना, नास्तिक पंथ, एथिस्ट जो भगवान को मानता ही नहीं है। ठीक है, तो डी वाला ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। उत्तराखंड में कंडवा है, क्या है उत्तराखंड में कंडवा, तो क्या है, आभूषण है। और कहां का आभूषण है, तो यह है आपका पैर का आभूषण है। कहां का आभूषण है, पैर का आभूषण है। कंडवा जो है अब तो खैर कम ही पहने जाते हैं, लेकिन पहले के टाइम पे कंडवा जो है खूब पहना जाता था। और ये क्या होता है, आपका पैर का आभूषण होता है। पैर के आभूषणों की बात करें तो और आभूषण भी होते हैं, जैसे जैसे कौन सा होता है, एक पोंटा होता है। कौन सा होता है, पोंटा। इसके अलावा एक आपने झांवर सुना होगा, नहीं सुना, गाना तो सुने, झांवरियां, क्या है, क्या वो, हाँ सांवरिया सांवरिया, झांवरिया झांवरिया, ऐसे ही है ना। हाँ ठीक है, चलो तो झांवर, तो एक झांवर पैर का आभूषण हो जाएगा। उसके अलावा और पैर के आभूषण कौन सा है, लच्छा है, लच्छा। सोच रहे हमने तो पराठा ही सुना था, लच्छा पराठा है ना, ये पैर का आभूषण जो होता है कौन सा, लच्छा। इसके अलावा आपको कौन सा हो गया, इमरती। ठीक है, इसके अलावा अमीरती तार, अमीरती तार हो जाएगा। ठीक, तो पोंटा, झावर, लच्छा, इमरती और अमीरती तार हो जाएगा। ठीक, ये प्रमुख रूप से आपकी क्या है, पैर में पहने जाने वाले आभूषण है। और इसके अलावा एक और आभूषण जिसको हम बिछुआ भी बोलते हैं। ठीक है, और बिछुआ को ही क्या कहा जाता है, पलवया कहा जाता है। क्या कह जाते हैं, पलवया। ठीक है, बिछुआ को ही क्या बोलते हैं, हाँ बोलना थोड़ा मुश्किल होता है, पल्या, हाँ मैंने उल्टा लिख दिया ना ये, हाँ पल्या, पल्या। ठीक है, या इसी को क्या बोलते हैं, बिछुआ कहते हैं। इसके अलावा जो आपका एक कंडवा होता है, इसी कंडवा को सुमधन भी कहते हैं। क्या कहते हैं, सुमधन भी कहा जाता है। तो ये पैर में पहने जाने वाले प्रमुख क्या है, आपके आभूषण है, पोंटा, झावर, लच्छा, इमरती, अमीरती तार, पल्या और आपका कंडवा, या इसी को क्या बोलते हैं, सुमधन कहते हैं। अगला प्रश्न है, बाकी देखो पैजबी या पाजेबी तो ये तो नॉर्मल है ना, तो ये तो लिखाने की आवश्यकता है नहीं। फुली तथा बुलाक जैसे आभूषण शरीर के किस अंग में धारण किए जाते हैं, बताओ कहाँ धारण किए जाते हैं, फुली और बुलाक कहाँ पहनते हैं, बुलाक जो ऐसे लंबा वाला होता था ना, ठीक है, तो कहाँ पे पहने जाते हैं, नाक में। बुलाक की बात करें, देखो ये यू आकार का क्या होता है, एक आभूषण होता है।
जिसको नाक के बीच में ये वाला जो हिस्सा है वहां पहना जाता था। हालांकि आज की डेट में ये धीरे धीरे क्या हो रहा है, विलुप्त हो रहा है, और अब ये नाक के बराबर पहना जाता है, पहनते ही नहीं कोई भी, है ना। ठीक है, बाकी फुली भी आपका नाक में पहना जाता है। नाक में पहने जाने वाले जो आपके और आभूषण है, तो देखो कौन कौन से हैं। तो एक है बिड़, कौन सा है, बिड़, बिड़ हो जाएगा, बिड़ सुना है। तो बिड़ जनरली कौन सी जनजाति पहनती है, जोहारी जनजाति, जो आपका कहाँ पे मिलती है, पिथौरागढ़ में मिलती है। बिड़ के अलावा आपने नथ या नथुली तो सुना ही होगा, है ना, तो ये तो नॉर्मल सी बात है, नथ या नथुली। उसके अलावा ये आपके मेन आभूषण है जो नाक में पहने जाते हैं। नाक के अलावा देखो कान में पहने जाने वाले आभूषण कौन कौन से हैं, कौन से, मुरखली, एक है आपका मुरखुली, ठीक, एक है आपका कौन सा, झुप झुपी, झुप झुपी हो जाएगा, ठीक है, कौन सा हो गया, मुरखली, झुप झुपी। इसके अलावा एक गोरख हो जाएगा, गोरख, गोरख जनरली कौन पहनते थे, पुरुष पहनते थे। गोरख के अलावा आपको कौन सा हो जाएगा, तुग्यल, कौन सा, तुग्यल, ठीक है। या एक और है आपका जैसे बुजनी, ठीक है, बुजनी, ठीक है, बुजनी हो गया। और भी है कोई, जैसे उत्तरौले है, उत्तरौले, उत्तरौले। और एक आपको कौन सा, जल कंछव, जल कंछव। तो ये कान में पहने जाने वाले प्रमुख आभूषण है। और वहीं अगर कमर की बात करें तो कमर में पहने जाने वाले जो प्रमुख आभूषण है वो कौन से, तगड़ी, कौन से, एक हो जाएगा आपका तगड़ी या कमर जोड़ी, ठीक है, या कमरबंद भी बोलते हैं इसको, ठीक। ये कुछ आभूषण हैं जो आपको याद रखने हैं, ठीक है। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाते हैं, निम्नलिखित में से कौन सर्वाधिक ऊंचाई पर स्थित है। तो इनमें से ये बताना है कि कौन सा प्रयाग सर्वाधिक ऊंचाई पे, कर्ण प्रयाग, रुद्र प्रयाग, नंद प्रयाग, विष्णु प्रयाग। तो वैसे भी देखो, अगर वैसे नहीं पता चल रहा है तो आप चलते जाओ ना ऊपर, है ना। सबसे पहले प्रयाग कौन सा आएगा, रुद्र प्रयाग, तो ये तो नहीं हो सकता है। कर्ण प्रयाग से, रुद्र प्रयाग से ऊपर कर्ण प्रयाग है, कर्ण प्रयाग से ऊपर नंद प्रयाग है, नंद प्रयाग से ऊपर विष्णु प्रयाग है। अब वो आपसे ये थोड़ा ना पूछा हाइट बताओ, हाइट तो बोला ही नहीं, ठीक है। वैसे आप अगर नदी के क्रम में देखें तो विष्णु प्रयाग ही सबसे ऊपर है कि नहीं, इसलिए सबसे ज्यादा ऊंचाई पे कौन सा हो जाएगा आपका, विष्णु प्रयाग हो जाएगा। विष्णु प्रयाग में किन दो नदियों का संगम होता है, विष्णु प्रयाग में, तो विष्णु प्रयाग में संगम होता है किसका, अलकनंदा और आपका धौली गंगा, ठीक। नंद प्रयाग में किसका होता है, तो देखो नंदाकिनी, और सबने में क्या आ जाएगा, अलकनंदा आ जाएगा। रुद्र प्रयाग में किसका संगम होता है, अलकनंदा के साथ मंदाकिनी का संगम होता है। और कर्ण प्रयाग में पिंडर का संगम किसके साथ हो जाएगा, अलकनंदा, सब में अलकनंदा कॉमन, बाकी कर्ण प्रयाग में पिंडर, रुद्र प्रयाग में मंदाकिनी, रुद्र प्रयाग में नंदाकिनी, और विष्णु प्रयाग में आपका धौली गंगा हो जाएगा। क्लियर इतनी बात। चलो जी, अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट, विश्व में कौन सर्वाधिक ऊंचाई, देखो सेम प्रश्न ये रिपीट हो गया है, ठीक है, तो इसको छोड़ देना आप। अगला प्रश्न आ जाओ, हरिद्वार में मनसा देवी मंदिर किस पर्वत पर स्थित है, तो किस पर्वत पर स्थित है, तो यह है विल्व पर्वत पे स्थित है। किस पर्वत पे स्थित है, विल्व पर्वत पे स्थित है। और वहीं अगर नील पर्वत की बात करें तो नील पर्वत पे कौन सा मंदिर स्थित है, तो नील मंदिर पे दो मंदिर फेमस है ना हरिद्वार में, एक है मनसा देवी का मंदिर और दूसरा कौन सा है, चंडी देवी का मंदिर। और दोनों मंदिर एक दूसरे के सामने हैं, और दोनों के इस तरह भी पहाड़ी और उस तरह भी पहाड़ी, ठीक है। तो जो आपका मनसा देवी है वो विल्व पर्वत पे है। वहीं अगर नील पर्वत की बात करें तो नील पर्वत पे कौन सा मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है। कौन सा मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर है, ठीक है, किसका मंदिर है, चंडी देवी का मंदिर। अगला प्रश्न आ जाओ, कालिदास के मेघदूत में निम्न में किसका वर्णन है, तो कालिदास के मेघदूत में किसका वर्णन है, तो कण्वाश्रम नहीं, कनखल का है। किसका है, कनखल का हो जाएगा। कण्वाश्रम का जो उल्लेख होगा वो किसमें होगा, अभिज्ञान शाकुंतलम में, है ना, मालिनी नदी के तट के किनारे, है ना। कनखल जो है ये पौराणिक रूप से बड़ा महत्वपूर्ण स्थान है, और ऐसा माना जाता है कि यही वो स्थान था जहां राजा दक्ष, दक्ष का क्या हुआ करता था, राज्य हुआ करता था, ठीक है, कौन सा, कनखल हो जाएगा। बाकी बताओ कल्पेश्वर कहाँ है, कल्पेश्वर कहाँ पर है, ये चमोली में है। कल्पेश्वर कहाँ है, चमोली। कल्पेश्वर नहीं सुना आपने, कल्पनाथ, कल्पेश्वर, पंच केदार, पांचवा केदार है, राइट। उसके अलावा कण्वाश्रम कहाँ है, तो कण्वाश्रम है पौड़ी गढ़वाल में,
कनखल कहाँ है? तो कनखल है हरिद्वार में। और कालसी कहाँ है? तो कालसी है देहरादून में, जौनसार क्षेत्र में, देहरादून हो जाएगा। राइट, चलिए अगला प्रश्न आ जाओ। नेक्स्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा मंदिर रानीखेत के पास है? तो रानीखेत के पास कौन सा मंदिर है? तो यह आपका कोटमाई का मंदिर। रानीखेत के पास कौन सा मंदिर होगा? कोटमाई। कालिका मंदिर कहां पर है आपका? तो ये हाट कालिका आपने सुना भी होगा, कहां हो जाएगा? पिथौरागढ़ हो जाएगा। ठीक है। होकरा देवी का मंदिर, होकरा देवी का मंदिर ये बागेश्वर में मिल जाएगा। हालांकि एक होकरा देवी आपको पिथौरागढ़ में मिल जाएगा। ठीक है, ठीक, चलो तो कुछ मंदिर है। नेक्स्ट उसके बाद अगला प्रश्न, देहरादून जनपद में स्थित प्राचीन 4 सिद्ध पीठों में से कौन सा शामिल नहीं है? देखो 4 लक्ष्मण सिद्ध आपने सुने होंगे, सुने हैं ना, 4 सिद्ध पीठ जो देहरादून में स्थित है, भगवान लक्ष्मण जी को समर्पित है ना। ठीक, तो अगर आप इसमें बात करेंगे तो लक्ष्मण सिद्ध कहां पर है? लक्ष्मण 4 सिद्ध पीठ है, कौन सा? एक है लक्ष्मण सिद्ध, एक है माणक सिद्ध और एक है मांडू सिद्ध। लेकिन इनमें से कौन सा सिद्ध नहीं है? भैरव सिद्ध नहीं है। ठीक है, और अगर भैरव सिद्ध नहीं है तो फिर कौन सा सिद्ध है? तो कौन सा सिद्ध है? यह है कालू सिद्ध। कौन सा सिद्ध है? कालू सिद्ध। और एक कालू सिद्ध आपको कहां पे मिल जाएगा? भानियावाला सुने आपने देहरादून में? कहा? भानियावाला। ठीक है, वहां पे मिल जाएगा। तो 4 सिद्ध कौन से हैं? एक है कालू सिद्ध, दूसरा है लक्ष्मण सिद्ध, तीसरा है माणक सिद्ध और चौथा है मांडू सिद्ध हो जाएगा। अगला प्रश्न, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42 है, उत्तराखंड में हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट कहाँ है? कहां पर है हर्बल रिसर्च इंस्टीट्यूट? ऋषिकेश में, गोपेश्वर में है ना। ठीक है, ये मैं पहले बता चुका हूं आपको, गोपेश्वर में। निम्न में से कौन सी उपजाति स्थान के नाम पे आधारित नहीं है? तो ये जोशी नहीं है। ठीक है, बाकी सब क्या है, नाम क्या? डोभाल, नेथानी, गुरुरानी। तो डी वाला ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न आ जाओ, विवाह पूर्व संस्कार सांग जांगी और पिठा संस्कार निम्नलिखित में से किस जनजाति से संबंधित है? तो किससे संबंधित है? किससे संबंधित है भाई? हैं? किससे संबंधित है? नहीं किया किसी ने? यह है राजी जाति से संबंधित है। ठीक है, सांग जांगी वो जो पिट्ठा संस्कार है वो राजी जनजाति से संबंधित है। इसके अलावा राजी जाति की बात करें तो इनमें कई और प्रथाएं भी मिलती है, जैसे एक मिल जाता है पलायन विवाह प्रथा, पलायन विवाह। ठीक है, इसके अलावा एक तेड़वा विवाह भी मिलता है इनमें। क्या मिलता है? तेड़वा विवाह भी मिलता है। ठीक है, पलायन विवाह हो गया, तेड़वा विवाह हो गया। इसके अलावा इनमें वधु मूल्य प्रथा भी मिलती है। क्या मिलती है? वधु मूल्य प्रथा। वधु मूल्य प्रथा, वधु मूल्य प्रथा का मतलब क्या है कि जब शादी होगी तो लड़की वालों को पैसा देना होगा। देखो कितना अच्छा है ना सिस्टम। आजकल तो उल्टा है ना। तो पहले दहेज कौन देते थे? पुरुष देते थे। पहले के समाज में आज से 25, 30, 50 साल पहले लड़के वाले देते थे दहेज, लेकिन आज कौन दे रहा है? लड़की वाले दे रहे हैं ना। ठीक है, तो देखो तब हम क्या बोल रहे हैं कि वो बल पिछड़े लोग थे, है ना। बल पिछड़े लोग आज के होंगे ना जो आज दहेज ले, वो लड़की को देते थे। ठीक है, लड़की वालों को, लड़की के घर वालों को देते थे कि अगर मुझे जैसे जो परिवार लड़की वालों से शादी करे, मतलब लड़की जिसके घर में, तो पहले आपको एक वधु मूल्य देना होता था। जैसे 10,000 दे दिया, 5,000, तब तो लड़की नहीं मिलेगी। जैसा आपने 5,000, 10,000 दे दिया। ठीक है, तो ये ऐसा वाला सिस्टम भी था, वधु मूल्य पर था। इसके अलावा 6 महीने के बाद इनमें नामकरण संस्कार भी होता है। क्या होता है? नामकरण संस्कार। जनरली इसमें संस्कार बहुत कम मिलते हैं, ना केवल संस्कार का मतलब ऐसा वाला संस्कार मत समझना। संस्कार का मतलब होता है जो विधि विधान वो होते हैं ना, जैसे अलग अलग पूजा पाठ नहीं होती, वैसी चीजें बहुत कम होती है इनमें। लेकिन एक नामकरण संस्कार मिल जाता है। जैसे कई बार आपने सुना होगा जैसे अलग अलग है, जैसे विवाह का विवाह भी एक प्रकार संस्कार है, या ऐसे ही जनेऊ संस्कार होता है। ऐसे बहुत सारे संस्कार, 16 संस्कार होते हैं ना हिंदू धर्म में, तो वैसे इनमें बहुत कम मिलते हैं, लेकिन एक नामकरण संस्कार मिल जाते हैं, और जो जनरली 6 महीने के बाद होता है। हाँ, आजकल तो हुआ ही नहीं, पहले नामकरण हो जाते हैं, ये नाम रखेंगे, है ना। ठीक है जी, चलो इतनी बात क्लियर है। इसके अलावा इनमें देखो एक और प्रथा पाई जाती है जिसको बोलते हैं मूक, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा, अदृश्य विनिमय प्रथा। ठीक है, मूक या अदृश्य विनिमय प्रथा। विनिमय का मतलब होता है जब आप क्या करते हैं, व्यापार करते हैं, तो व्यापार कैसा होता है? अदृश्य होता है, एक दूसरे को नहीं देखते। ठीक है, बाकी अगर क्लास होती तो मैं डिटेल में बताता आपको कि मूक या अदृश्य विनिमय क्या होते हैं, है ना।
अभी बताऊंगा तो 15 मिनट इसी में चले जाएंगे। ठीक, चलिए जी, ये चीजें आपको क्या रखनी है, याद रखनी है। ठीक है, अगला प्रश्न आ जाओ, प्रश्न संख्या 45। उत्तराखंड राज्य के संदर्भ में कंटूर फार्मिंग क्या होती है? तो कंटूर फार्मिंग क्या होती है? समोच्च खेती। उत्तराखंड में आपने देखा होगा, क्योंकि पहाड़ी राज्य है, ढालदार एरिया है, तो इसलिए यहाँ पे जो खेती होती है वो कैसी होती है? सीढ़ीदार खेती होती है। कैसी होती है? सीढ़ीदार खेती होती है, और इसी सीढ़ीदार खेती में कंटूर फार्मिंग की जाती है ना। चलो अगला प्रश्न, निम्नलिखित उत्तराखंड राज्य में मिलने वाली मृदा में से किसे एल्पाइन चारागाह मृदा भी कहते हैं? तो कौन सा हो जाएगा? क्योंकि देखो, जो एल्पाइन चारागाह होते हैं, जिसको हम बुग्याल या एल्पाइन पास्चर भी कहते हैं, तो ये आपको ऊपर वाले क्षेत्र में मिलेंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको क्या हो जाएगा? उच्च मैदानी मृदा हो जाएगा। क्या हो जाएगा? उच्च मैदानी मृदा। तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। बुग्याल उत्तराखंड में देखो, जो आपका कौन सा क्षेत्र होता है? मध्य हिमालय के ऊपर वाला जो क्षेत्र होता है, या आपका महान हिमालय से नीचे वाला जो क्षेत्र होता है, इनकी ढालों पे आपको क्या मिलते हैं? कुछ घास के मैदान मिल जाते हैं। क्योंकि देखो, इस क्षेत्र में वो जलवायु नहीं है जिससे वहां पे वृक्ष क्या हो सके, वृक्ष का विकास हो पाए, इसलिए वहां पे क्या होती है? घास फूस होती है केवल। ठीक, और ऐसे यहाँ पे हमारे उत्तराखंड में बहुत सारे क्षेत्र हैं जिनको हम क्या बोलते हैं? बुग्याल कहते हैं। ऐसे बुग्याल, जैसे यहाँ पे घास के मैदान हमें उच्च पहाड़ी क्षेत्रों में मिलेंगे, ऐसे ही कश्मीर में भी मिलते हैं, और कश्मीर में इनको क्या बोलते हैं? मर्ग कहते हैं। और ऐसे ही हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? जो हिमाचल प्रदेश में क्या बोलते हैं? इसको थच कहा जाता है। ठीक है, और उत्तराखंड में क्या कहते हैं? बुग्याल, या क्या कहते हैं? मीडो भी कहते हैं, या एल्पाइन पास्चर भी कहा जाता है। और इन बुग्यालों में आपने देखा होगा कि जनरली पशुओं को चराने के लिए कौन ले जाते हैं? पशु चारक ले जाते हैं। ठीक है, तो पशुओं के चरने का ये बेस्ट स्थान होता है, इसीलिए बुग्यालों को पशु चारकों का स्वर्ग भी कहा जाता है। हमारे राज्य में जो पशु चारक होते हैं उनको अलग अलग नामों से जाना जाता है, जैसे पालसी हो गया, अनवाल हो गया, चलो घुमंतो हो गया। ठीक है, तो ये भी याद रखना है, पेपर में आ जाता है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्तराखंड राज्य की गौरी गंगा नदी की सहायक नदी है? पहली बात तो ये बताओ कि गौरी गंगा कहाँ पे बहती है उत्तराखंड में? कहाँ पे बहती है गौरी गंगा? कहाँ बहती है? कुमाऊं में। कुमाऊं में कहाँ पे? पिथौरागढ़ में, है ना। गोबुन खान ग्लेशियर से निकलती है गौरी गंगा, और इस गौरी गंगा की कई सारी नदियां, जैसे रलम गाड़ है, ठीक है, मधकानी नदी है, गोनखा गाड़ है, लेकिन एक नदी नहीं है, कौन सी? नंदौर नदी। नंदौर नदी आपकी कहाँ पे है? कहाँ पर है आपकी? उधम सिंह नगर नैनीताल वाले इलाके में, तो ये तो बहुत नीचे रहेगी। ठीक है, तो ये वाला ऑप्शन आपका गलत हो जाएगा। ठीक है, चलो जी। वहीं गौरी गंगा की बात करें तो काली नदी के साथ ही जहां पे मिलती है उस स्थान को क्या बोलते हैं? क्या बोलते हैं? जौलजीबी बोलते हैं। जौलजीबी बोलते हैं ना, क्या कहते हैं? जौलजीबी बोलते हैं, या तवा घाट बोलते हैं, या जिप्ती बोलते हैं? जौलजीबी बोलते हैं। काली और गोरी के संगम में क्या बोलते हैं? जौलजीबी कहा जाता है। ठीक है, तो ये आपका जौलजीबी हो जाएगा। ठीक है, अगला आ जाओ, नेक्स्ट है। हाँ, जौलजीबी है ना, अच्छा ठीक है। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। मालपा भूस्खलन की त्रासदी घटित हुई थी, कब घटित हुई थी? तो ये हुई थी घटित कब? हाँ, अगस्त 1998 ईस्वी में मालपा भूस्खलन की त्रासदी हुई थी। ठीक है, ऐसी एक बहुत बड़ी आपदा आई थी, कौन सी? केदारनाथ आपदा। तो केदारनाथ आपदा बताओ, केदारनाथ आपदा कब हुई थी? केदारनाथ आपदा का दिनांक बताओ भाई, केदारनाथ आपदा का है 16-17 जून। 16-17 जून कब? 2013 में हुई थी, है ना, 2013 में हुई थी, तो ये याद रखना। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य का दूसरा सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है? तो ऊंचा जो सबसे दूसरा दर्रा है वो कौन सा है आपका? सिनला दर्रा। लेकिन अगर ये आ जाए उत्तराखंड का सबसे ऊंचा दर्रा कौन सा है, सबसे ऊंचाई पर स्थित, तो सबसे ऊंचाई पर स्थित दर्रा आपका कौन सा है? थांगला दर्रा है। कौन सा है? थांगला दर्रा, राइट। चलो, बाकी ट्रेल पास आपको पता है, ट्रेल पास बताओ, ट्रेल पास कहाँ है ट्रेल पास बताओ भाई, ट्रेल पास कहां पर है? ट्रेल पास बागेश्वर में ट्रेल पास। और किसको जोड़ता है? किसको जोड़ता है आपका? नामिक और पिंडारी ग्लेशियर को आपस में जोड़ता है। और इसकी खोज किसने करी थी? ट्रेल ने तो की थी 1830 ईस्वी में,
है ना। दूसरा बताओ लातू धुरा, लातू धुरा के बारे में बताओ भाई, लातू धुरा, लातू धुरा बताओ, लातू धुरा, लातू धुरा कहाँ है? पिथौरागढ़ में। कहां पर, किसको जोड़ता है? ये बोलिए, पिथौरागढ़ किसको? तिब्बत, तिब्बत से चमोली से है, सारा भूल गए। बाराहोती चमोली से जोड़ता है, ठीक है। चलो अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। उत्तराखंड राज्य में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी की स्थापना प्रस्तावित है। कहां पे प्रस्तावित है? हैं, कहां पे प्रस्तावित है? तो ये देहरादून में प्रस्तावित है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ फैशन टेक्नोलॉजी। तो ये देहरादून में प्रस्तावित होना क्या है? प्रस्तावित किया गया है। इसके अलावा नेहरू इंस्टीट्यूट ऑफ माउंटेनियरिंग, ये कहां पर है? हैं, नेहरू पर्वतारोहण संस्थान, ये कहां पर है? कहां पर है? उत्तरकाशी में है, ठीक है। फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट, ये कहां पर है? कहां पर है? देहरादून में है। वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, ये कहां है? वाइल्ड लाइफ इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया कहां है? WII, अच्छा भूल गए सब, ये कहां पे? देहरादून में है। इसके अलावा ये बताओ और कौन सी इंस्टीट्यूट है? भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान, ये कहां पर है? देहरादून में। इसके अलावा उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी, ये कहां पर है? उत्तराखंड प्रशासनिक एकेडमी कहां पर है? कहां पर है? नैनीताल में। लवासना कहां पर है? लवासना लाल बहादुर शास्त्री नेशनल एकेडमी है, मसूरी में है। कंफर्म है। उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी, ये कहां पर है? उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है, बताओ ये कहां पर है? उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी है देहरादून में नहीं, देहरादून में नहीं। उत्तराखंड फॉरेस्ट ट्रेनिंग एकेडमी हल्द्वानी में। कहां पर है? हल्द्वानी में है, ठीक है। इसके अलावा ये बताओ, भारतीय सर्वेक्षण, भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, हाँ भारतीय सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया, भारतीय नहीं सर्वे ऑफ इंडिया, या भारतीय सर्वेक्षण संस्थान, भारतीय सर्वेक्षण संस्थान कहाँ है? देहरादून में है, ठीक है। और कोई? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, ये कहाँ है? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी रुड़की में। IIT, ये भी नहीं है ना, जब पूरा बोलो तब दिक्कत हो जाती है ना। IIT बोला तो फट रुड़की बोल देते। भारतीय भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ये कहां पर है? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान बताओ भाई, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान है उधम सिंह, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान। अरे IIT तो है, इसी को हिंदी में बोलते हैं क्या? भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, ठीक है। तो दोनों में याद होना चाहिए, जान उसकी खेल लेता है कभी ऐसा। तो भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान कहां पर है? रुड़की। इंग्लिश में क्या हो गया? इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी। चलो अब ये बताओ, भारतीय प्रबंधन संस्थान, ये बताओ भारतीय प्रबंधन संस्थान, भारतीय प्रबंधन संस्थान ये कहां पर है? उधम सिंह नगर में। कहां पर है? उधम सिंह नगर में है। कहां पर है उधम सिंह नगर में? काशीपुर में, काशीपुर में ही। और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ये कहां पर है? हाँ हाँ ठीक है, वही है वो भी, ठीक है। IIM, इंग्लिश में क्या होते हैं? IIM, इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट, ठीक है। तो देखो ये सारी चीजें याद रखनी है, पेपर में आ जाता है। चलो जी नेक्स्ट आ जाते हैं। हरिद्वार से गंगा नदी के तट पे गायत्री शक्तिपीठ के रूप में शांति कुंज की स्थापना किसने की? तो किसने की? तो ये करी थी श्री राम शर्मा जी ने करी थी। और कब करी थी? 1971 में की थी। कब की थी? 1971 में इनके द्वारा की गई थी, ठीक है। 19
71। अगला प्रश्न आ जाओ। उत्तराखंड सरकार की निम्नलिखित में से कौन सी योजना केवल SC एवं ST के लिए नहीं है? तो इनमें से बताना कौन सी नहीं है। देखो, शिल्पी ग्राम योजना ये तो होगी, शिल्प नाम से ही पता चल रहा है। जीविका अवसर प्रोत्साहन योजना ये भी है, ठीक है। बाकी ये भी है, केवल रहबर योजना नहीं है, ठीक है। रहबर योजना सभी के लिए, ठीक। बाकी ये सब योजना किसके लिए? SC और ST के लिए रिलेट करती है, ठीक है। रहबर योजना नहीं हो जाएगी, बस डी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला है, निम्न मेलों व उनके जिलों में सुमिलित नहीं है। तो बताओ कौन सा सुमिलित नहीं? देखो, क्या लड़ी धुरा मेला चंपावत में लगता है? तो बिल्कुल लगता है, देखो ये सही है। गिंदिया गिर कौथिक भी बोलते हैं इसको, ये क्या पौड़ी में होता है? तो बिल्कुल होता है भाई, बहुत फेमस मेला है। जिया रानी मेला क्या अल्मोड़ा में होता है? नहीं होता है भाई। जिया रानी कहाँ पे होता है? रानी बाग। और ये रानी बाग कहाँ पर है? ये आपका नैनीताल में है। कहाँ पे? नैनीताल में। इसके अलावा गौचर मेले की बात करें तो ये कहाँ पे है? चमोली में गौचर नामक स्थान पे होती है, ठीक है। तो यानी कि इसका सही आंसर कौन सा है? तो सही आंसर है ऑप्शन सी इज करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न आ जाते हैं, नेक्स्ट प्रश्न। उत्तराखंड राज्य का वह कौन सा राष्ट्रीय उद्यान है जो चीन के साथ सीमा निर्धारण करता है? तो कौन सा है? कौन सा है भाई? गंगोत्री राष्ट्रीय, देखो मेन गंगोत्री हो जाएगा। देखो, गोविंद राष्ट्रीय उद्यान तो उस तरफ है ही नहीं ना, गोविंद तो कहाँ है? इधर है, हिमाचल प्रदेश की तरफ, ठीक है। नंदा देवी की बात करें तो नीचे पिथौरागढ़ और चमोली के बीच का एरिया है। राजा जी राष्ट्रीय उद्यान तो यही देहरादून में रह गया। तो यानी कि एक ही ऑप्शन बचता है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान, ठीक। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान। गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान के बारे में एक और बात याद रखना कि यह उत्तराखंड का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान है। उत्तराखंड सरकार ने राज्य में कुपोषण की समस्या से निपटने के लिए कौन सी योजना शुरू की है? तो कौन सी करी है? मिशन ओजस योजना क्या करी है? शुरू करी है। अब ये कुछ करंट अफेयर के प्रश्न है। हाल ही में उत्तराखंड निवेश उत्सव 2025 का आयोजन किस शहर में किया गया? तो किस में किया गया? ये किया गया कहाँ पे? रुद्रपुर में किया गया। और इसके चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट कौन थे? चीफ गेस्ट थे अमित शाह, केंद्रीय गृह मंत्री। इसके चीफ गेस्ट थे। अभी कुछ दिन पहले ही आपका उत्तराखंड निवेश उत्सव हुआ था। अब आप सोचे होंगे यार, एक उत्सव और तो होता है, उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट होता है, उत्तराखंड निवेश सम्मेलन। तो क्या ये सेम है? सेम नहीं। उत्तराखंड निवेश उत्सव अलग चीज है। उत्सव देखो, हमने पिछली बार जो उत्तराखंड इन्वेस्टर समिट किया था, उसकी सफलता के लिए ये वाला उत्सव किया गया है ना। किसकी सफलता के लिए? जो 2023-24 में जो उत्तराखंड निवेशक सम्मेलन हुआ था ना, जिसमें क्या होता है कि बाहर के जो उद्योगपति हैं वो उत्तराखंड आते हैं और उसमें क्या होता है? MOU हस्ताक्षर होते हैं, वो उत्तराखंड में क्या करते हैं? इन्वेस्ट करते हैं। अब इन लोगों ने पिछली बार जो क्या किया था? MOU किया था, उनमें से 1 लाख करोड़ धरातल पे क्या आ चुका है? आ चुका है, मतलब कार्यवाही शुरू हो चुकी है। तो उसकी सफलता के लिए रुद्रपुर में उत्तराखंड निवेश उत्सव रखा गया था, ठीक है। किसकी किसकी सफलता के लिए? हाँ, जो निवेशक सम्मेलन था ना पिछली बार वाला, उसके सफलता के लिए रुद्रपुर। नेक्स्ट अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय शिक्षा नीति की 5वीं वर्षगांठ पर आयोजित अखिल भारतीय शिक्षा समागम में उत्तराखंड में कितने शिक्षकों का चयन किया गया? तो कितने किया गया? 5 शिक्षकों का चयन किया गया। राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी बताओ? नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति कब आई थी? तो ध्यान रखना, नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई 29 जुलाई 2000। कब? 2020 में आई थी, जब कोरोना वाला समय था, ठीक है। 29 जुलाई 2020 को उत्तराखंड नहीं, भारत की नई शिक्षा नीति आई थी। और ध्यान रखना, नई शिक्षा नीति लागू करने वाला उत्तराखंड क्या था? शुरुआती राज्य था। अगला प्रश्न आ जाओ, नेक्स्ट। आत्मनिर्भर संगठन 2024 से किस संगठन को स्वतंत्रता दिवस समारोह 2025 के अवसर पर सम्मानित किया जाएगा? तो कौन सा था? तो देखो, यह साधना स्वायत्त सहकारिता समूह पौड़ी से बिलोंग करता है। और इसी समूह के द्वारा देखो एक डेयरी यूनिट खोली गई और एक दीदी कैफे करके खोला गया, ठीक है। तो ये याद रखना आपको। तो कौन सा है? साधना ऑटोनोमस कोऑपरेटिव ग्रुप, साधना स्वायत्त सहकारिता समूह, ठीक है। इसको जो है अभी जो वो होगा ना, क्या बोलते हैं, स्वतंत्रता दिवस समारोह होगा, उस दिन इनको क्या मिलेगा? सम्मान मिलेगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न 59, उत्तराखंड सरकार द्वारा 2025 में प्रारंभ किए गए संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियों के संरक्षण और
पुनर्रोपण कार्यक्रम की प्रमुख विशेषता क्या है? तो प्रमुख विशेषता ये है कि जो 14 संकटग्रस्त वनस्पति प्रजातियां हैं उनके प्राकृतिक आवास में पुनर्स्थापित करने के लिए, ताकि जो ये वनस्पति रहे ये बची रहे, क्योंकि ये क्या है, विलुप्त होने की क्या है, कगार पे। अगला प्रश्न है, नेक्स्ट है, उत्तराखंड राज्य में पहली बार ऑर्गन और मिल्क बैंक की स्थापना किस मेडिकल कॉलेज में की जाएगी? तो किसमें की जाएगी? तो ये दून मेडिकल कॉलेज है कहीं, तो सी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा, दून मेडिकल कॉलेज। ठीक है, तो ये सेट नंबर 30 का उत्तराखंड का क्या था, सॉल्यूशन था। और फिर उसके बाद आपका नेक्स्ट पेपर होगा, और नेक्स्ट पेपर थोड़ा सा, नेक्स्ट पेपर का जो लेवल होगा वो थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट होगा। ठीक है, उसमें सभी बच्चे होते हैं, और देखो एक पेपर ऐसा भी होना चाहिए जो हमारा थोड़ा कॉन्फिडेंस क्या करे, बूस्ट करे, नहीं तो हर पेपर में कम नंबर आ जाएगी तो दिक्कत हो जाएगी ना। ठीक है, तो पेपर तो कैसे भी बना सकता है आयु, सरल भी बना सकता है, इजी भी बना, टफ भी बना सकता है, मॉडरेट भी बना सकता है। ठीक, तो एक पेपर जो शनिवार का हम क्या रखते हैं, थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट वाला रखते हैं। ठीक है, चलो जी, तो इसी के साथ ये उत्तराखंड का सॉल्यूशन है। थैंक यू।